हेलो एवरीवन, और ये होने जा रहा है पार्ट 2 हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। लास्ट पार्ट 1 पे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, जिससे जैसे कि हेनरी फायर और एफडब्ल्यू टेलर के बीच का डिफरेंस, जिसमें मैंने आपको निमोनिक सिखाए थे जो PAR वाले थे, यानी पार, जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फायर के बारे में। ऑल्सो मैंने आपको बताया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फायर, और उसके निमोनिक दिए थे दादू इज सो सिक्योर। तो होप सो कि आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको वो सारे प्रिंसिपल्स याद होंगे। अब पर्टिकुलर इस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की, जो कि कौन दिया था? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर। और एफडब्ल्यू का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर। अब स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। अब टेलर का मानना क्या था, सबसे पहले ये समझते हैं। टेलर मानता था किसी भी एक टास्क को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को फाइंड आउट करो, स्टैंडर्डाइज करो और सारे वर्कर से उसी तरीके पे काम करवाओ। अब इसके रीजंस क्या है? अगर वर्कर एक ही तरीके से काम करेंगे, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, तो वर्कर उस चीज में एफिशिएंट होगा और बहुत जल्दी टास्क को कंप्लीट करेगा डे बाय डे, और अपने रेगुलर टारगेट्स को फुलफिल करता है और अचीव करता है, जो कि अल्टीमेटली ग्रुप गोल को या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद करती है। तो इसके लिए भी मैं आपको निमोनिक दूंगा, ज्यादा तो है नहीं, टोटल 5 ही है। फास्ट MD याद कर लो, फास्ट विदाउट ए, FST MD। पहले आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ फोरमैन का मतलब होता है लेबर्स। फाइल समझता था कि एक लेबर के ऊपर सारे बर्डन नहीं आने चाहिए, तो उसने 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। पहले का नाम रखा प्लानिंग और दूसरे का नाम रखा प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर 4 फोरमैन को डालता है, जिसको हम क्लर्क्स के नाम से भी जानते हैं, और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 क्लर्क्स को डालता है, जिसको भी हम क्लर्क के नाम से जानते हैं। इस 8 क्लर्क्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का फाइनल टास्क होता है कि वो सारी चीजों और रॉ मटेरियल्स या जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करेगा, और अच्छा गुड या अच्छी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट अच्छा बना है कि नहीं उसको चेक करता है। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अगेन, जैसे कि मैंने पहले बताया, एफडब्ल्यू टेलर का मानना क्या था? किसी भी टास्क को करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मानना है कि किसी भी टास्क को करेंगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। यानी मान के चलो आप कोई कार बना रहे हो या फैक्ट्रीज में कार प्रोडक्शन कर रहे हो। हमने 9th और 10th की हिस्ट्री में पढ़ा है कि हेनरी टी मॉडल कार्स के बारे में। तो स्टार्टिंग में जब हेनरी टी मॉडल आता है तो वो सिर्फ एक कलर पे कार लॉन्च करता है, जो कि होता है ब्लैक कलर। अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया था सारे प्रोडक्शन को, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो थी वो चीप हो गई थी। अब नेक्स्ट है टी। टी स्टैंड्स फॉर टाइम एंड मोशन स्टडी। अब यहाँ फैल बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है। वो एक स्टॉप वॉच रखेगा और ये फिक्स करेगा किसी भी टास्क को करने में कितना टाइम लगता है। डिफरेंट वर्कर्स से सेम टास्क करवाएगा और एक एवरेज टाइमिंग नोट करेगा, और वो उसको स्टैंडर्डाइज कर देगा कि पर्टिकुलर एक वर्कर को इतना टाइम लगता है काम करने में, जिसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। और अब सेकंड, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इसलिए की जाती है ताकि वर्कर्स का प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मोशन स्कैन किया जा सके। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मोशन मतलब वो सारे मोशन जिसमें मैं काम कर रहा हूं प्रोडक्टिव करेंगे, और वो सारे मोशन जिसमें मैं काम नहीं करता हूं, जिसमें मैं अपना पर्सनल वर्क करूंगा या अपने कॉलीग के साथ गॉसिप करूंगा, इवन लंच टाइम, ये सब अनप्रोडक्टिव मोशन का पार्ट होगा। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम। डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम बोलता है जो एम्प्लॉय, जो वर्कर ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, और जो एम्प्लॉय, जो वर्कर कम काम करे उसे कम पैसे दो। अब इसका सबसे अच्छा रीजन इसलिए है ताकि जो प्रोडक्टिव वर्कर है वो और मोटिवेट होगा क्योंकि उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और जो अनप्रोडक्टिव वर्कर है वो इस चीज से मोटिवेट होगा कि ज्यादा काम करने पर मेरा बॉस मुझे ज्यादा पैसे देगा। लास्ट साइंटिफिक टेक्निक है मेंटल रेवोल्यूशन, और CBSE का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहीं से आता है। लास्ट 2 साल पे रिपीट हुआ है मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में। मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में अगर शॉर्ट पे समझे तो मेंटल रेवोल्यूशन ये बताता है कि एक एम्प्लॉय और एक उसका मैनेजर हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन फाइल इस चीज को कंट्राडिक्ट करता है और बोलता है ये दुश्मन नहीं होने चाहिए, ये दोस्त होने चाहिए। मैनेजर मानता है कि उसके एम्प्लॉय अगर ज्यादा काम करता है तो वो पैसों के लिए कर रहा है, और एम्प्लॉय ये मानता है कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मेरा मैनेजर जो है वो मुझे ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। अब इस चीज को कंट्राडिक्ट करते हुए टेलर बोलता है कि ये सम गेम है। सम गेम यानी दोनों का फायदा होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये फायदा कंपनी का होगा, और अगर कंपनी अपने गोल्स और टारगेट को अच्छे से फुलफिल करता है तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जो प्रॉफिट होंगे सबसे पहले किस पे बांटे जाएंगे? लोअर लेवल पे, और ये वर्कर एम्प्लॉय सब लोअर लेवल के ही तो पार्ट है। अब यहां पर हम खत्म करते हैं टोटल 5 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत कम थे, 2 चीजें हट चुकी हैं सिलेबस से, जो कि थी फैटिग स्टडी। ऑल्सो फैटिग स्टडी ये बताता था
कि एम्प्लॉय को कितना रेस्ट मिलना चाहिए कितने इंपॉर्टेंट टाइम के लिए, और कितने पर्टिकुलर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए डिफरेंट गैप्स पे। तो ये पर्टिकुलर चीज सिलेबस से हट चुकी है, तो इसको पढ़ना नहीं है। और अब डिस्कस करते हैं सीबीएसई के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले पास्ट ईयर से रिपीटेटिव दिख रहे हैं मुझे आफ्टर कोविड पीरियड से, जिसमें से सबसे पहले तो है प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी दो डिस्कस किए हुए हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, और तीसरा मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था स्केलर चेन। तो ये तीनों से रिपीटेटिव नेचर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन अब साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में समझेंगे, और साइंटिफिक टेक्निक के इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन क्या कहते हैं ये देखेंगे। और तो और इसमें से जैसे मैंने आपको 14 प्रिंसिपल में से सबसे इंपॉर्टेंट 3 बताए थे, इसमें पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम है। अगर डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम आता है तो साथ में ये भी आएगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन से अलग क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन तो ये बोलता है कि सारे एम्प्लॉयज को बराबर पैसे मिलने चाहिए, लेकिन डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम इसको कंट्राडिक्ट करके बोलता है कि जो एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो कम काम करेगा तो उसे कम। तो क्या इसका मतलब ये है जो बिल्कुल काम नहीं करेगा उसको 0 पैसे मिलेंगे? नहीं, इसका मतलब है एक फिक्स स्टैंडर्ड सेट होगा कि इतना पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए पर डे पे, और उस हिसाब से आपको पे आउट मिलेगी। मान के चलते हैं अगर 100 यूनिट्स का टारगेट है और एक वर्कर है जो कि 110 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, तो 100 यूनिट्स के टारगेट पर अगर 10 रुपए मिलते थे तो 110 यूनिट्स के टारगेट पर 12 रुपीज मिलेंगे। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय 100 यूनिट्स अचीव नहीं कर पाएगा तो उसे 8 रुपीज या 9 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करेंगे। ये होता है डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम। लेकिन रेम्यूनरेशन बोलता है कि दोनों एम्प्लॉयज या दोनों वर्कर्स को सेम पैसे मिलने चाहिए अगर वो सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपीरियंस अटेंड किए रहते हैं। टेलर बिलीव करता था कि देयर इज ओनली वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। अब फिर यही सेम लाइन आपको एग्जाम हॉल में दिखेगी आपको क्वेश्चन पेपर पे। अब इसका आंसर सिंपल है। पहला तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के बारे में लिखेंगे, लेकिन अपने बचाव के लिए हम टाइम एंड मोशन भी डालेंगे, क्योंकि सीबीएसई बहुत बार टाइम एंड मोशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में डिफरेंशिएट करना भूल जाता है और मार्किंग स्कीम में टाइम एंड मोशन को डालता है। तो हम ये दोनों को चूज करेंगे और दोनों के आंसर्स लिखेंगे बराबरी से वहां पे।